हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बिहार में अंग्रेजों के प्रभुत्व का विस्तार, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लासी के युद्ध के बाद से अंग्रेजों का प्रभुत्व बिहार में स्टार्ट हो गया। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो मैंने बताया था 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और स्थान क्या था, तो पश्चिम बंगाल। और मैंने बताया था कि अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का जीत हुआ। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। और मीर जाफर का बेटा जो मीरन था, उसने सिराजुद्दौला की हत्या पटना में कर दिया। और मीरन को बिहार का उप नवाब बनाया गया और उसका जो सलाहकार था वो उसको राजा राम नारायण को बनाया गया था। तो ये सब मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया, फिर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। उसके बाद मीर कासिम ने 2 प्रमुख निर्णय लिया, जिसमें उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से ले जाके मुंगेर में स्थापित किया और अपनी सुरक्षा हेतु मुंगेर और आसपास के क्षेत्रों में बंदूक का कारखाना लगाया, जिसके कारण अंग्रेज नाराज हो गया और मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया। और उसके बाद मीर कासिम अंग्रेजों के इस व्यवहार से नाराज होकर मुंगेर से पटना पहुंचा और पटना फैक्ट्री के सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों की हत्या कर दिया, जिसको हम लोग पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और मीर कासिम उसके बाद अपनी मदद के लिए अवध के नवाब सिराजुद्दौला के पास लखनऊ पहुंचा। ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था। तो चलिए, मैंने आपको उसको रिकॉल करा दिया। और उसके बाद जब मीर कासिम वहां पहुंचा तो बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सिराजुद्दौला की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया। और उस टाइम अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। और उसके बाद जो बक्सर के युद्ध में ये लोग हार गए, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों को दीवान अधिकार प्राप्त हुआ। तो आपको यहाँ पे एक डाउट होगा कि दीवान अधिकार का मतलब क्या हुआ। तो दीवान अधिकार का मतलब होता है कि लगान वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बक्सर का युद्ध। तो मैंने आपको प्लासी का युद्ध के बारे में बता ही दिया, और अब स्टार्ट करते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। और गाइज, आप एकदम टेंशन फ्री हो के बिहार पढ़िए हमसे। बिहार हिस्ट्री जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बिहार हिस्ट्री नहीं, आपको इंडिया में भी लेके चल रहा हूँ। बिहार में आपको बहुत कम पढ़ाना है हमको, लेकिन आपको इंडिया में लेके चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। और आप ये बिहार हिस्ट्री ख़त्म करो यहाँ से, इस प्ले लिस्ट से अगर आप बिहार हिस्ट्री ख़त्म करते हो, उसके बाद आप जो भी एग्जाम में बैठे हो बिहार के, आप को कोई सा भी बुक नहीं पढ़ना है। बस जो मैंने आपको नोट्स लिखाया, आप बस उस नोट्स से पढ़ो, आपका 90% क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चलिए बक्सर का युद्ध स्टार्ट करते हैं। तो इसका तिथि क्या था? इसका जो तिथि था, बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को। और स्थान क्या था? तो स्थान अपना बक्सर बिहार था। बक्सर बिहार। और शाह आलम द्वितीय, मैंने आपको बताया था कि शाह आलम द्वितीय को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसमें मैंने बताया था अली गौहर के नाम से जानते हैं, वही शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय मीर कासिम एवं जो नवाब सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला की संयुक्त सेना। और एक तरफ क्या था? अंग्रेजों की सेना था, और एक तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने युद्ध जीता और इन तीनों की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया। अंग्रेजी सेना ने युद्ध जीता और तीनों की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ?
इसका परिणाम अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अंग्रेजों को दीवान अधिकार प्राप्त हुआ। दीवान अधिकार प्राप्त हुआ। और दीवान अधिकार का मतलब क्या है? तो दीवान अधिकार का मतलब है लगान वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ। तो आप यहाँ पे एक नोट पॉइंट ऐड करो। आपको मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट ऐड करवाता हूँ। कि 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों को दीवान अधिकार प्राप्त हुआ। और 1765 में ही रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में द्वैध शासन लागू किया। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में क्या किया? द्वैध शासन लागू किया। और उसके बाद 1766 ईस्वी में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने पटना फैक्ट्री को संचालित करने के लिए एक संचालक मंडल का गठन किया। तो 1766 में क्या हुआ? अंग्रेजों ने पटना फैक्ट्री को संचालित करने के लिए एक संचालक मंडल का गठन किया। तो संचालक मंडल का गठन किया। तो इसमें जब संचालक मंडल का गठन किया तो उसमें उसने अध्यक्ष किसी न किसी को बनाया हुआ था, फिर दीवान किसी को बनाया, इसका सदस्य कौन था, उसका उद्देश्य क्या था, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हेडिंग दीजिए आप, पटना फैक्ट्री संचालक मंडल। पटना फैक्ट्री संचालक मंडल। तो चलिए पटना फैक्ट्री संचालक मंडल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका जो अध्यक्ष अंग्रेज ने नियुक्त किया था, उसका जो अध्यक्ष था मिडल्टन था। और इसका जो दीवान था वो धीरज नारायण को बनाया गया। और इसका सदस्य था सीताव राय। और उद्देश्य इसका मेन था कि बिहार में फैक्ट्री के व्यापार का विस्तार करना और लाभ प्राप्त करना, बस यही था पटना फैक्ट्री संचालक मंडल में। तो इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष मिडल्टन था। और इसका दीवान, इसका नायाब दीवान धीरज नारायण को बना दिया। धीरज नारायण को बना दिया। और इसका सदस्य सीताव राय को बना दिया।
और इस पटना फैक्ट्री संचालक मंडल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बिहार में फैक्ट्री के व्यापार का विस्तार करना और लाभ प्राप्त करना। तो इसका उद्देश्य बिहार में फैक्ट्री के विस्तार करना एवं लाभ प्राप्त करना ये इसका उद्देश्य था। और 1766 में अंग्रेजों ने पटना फैक्ट्री को संचालित करने के लिए जो संचालक मंडल का गठन किया वो उसके बारे में ये था, अध्यक्ष ये था। और 1767 में वारन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि धीरज नारायण को दीवान के पद से हटाकर सीताव राय को दीवान मतलब नायब दीवान बना दिया। तो 1767 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स ने धीरज नारायण नायब दीवान था उसको हटाकर धीरज नारायण को नायब दीवान के पद से हटाकर ये जो सीताव राय इसका सदस्य था उसको नायब दीवान बना दिया। पद से हटाकर सीताव राय को नायब दीवान बना दिया। और सीताव राय का एक पुत्र था जिसका नाम था कल्याण सिंह, उसको क्या किया, रायरायन की उपाधि प्रदान किया। किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। तो सीताव राय जो था, सीताव राय का एक पुत्र था जिसका नाम था कल्याण सिंह। तो सीताव राय के पुत्र कल्याण सिंह को रायरायन की उपाधि प्रदान किया। तो किसने प्रदान किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने प्रदान किया। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रदान किया। और 1770 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार में एक अकाल पड़ा, बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। बिहार में पटना, दरभंगा तथा भागलपुर क्षेत्र सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित हुआ। और 1770 में जो अकाल पड़ा था उसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। तो चलिए इस पॉइंट को ऐड करते हैं। और उसके बाद मतलब अकाल प्रभावित किसान का पता लगाने के लिए एक परिषद का गठन किया जिसको हम लगान परिषद, पटना परिषद या बिहार परिषद के नाम से जानते हैं। तो इसका गठन जो हुआ था वो 1770 में ही हुआ था। और बाद में अनाज रखने के लिए गोल घर का निर्माण किया गया। तो ये सब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले जो 1770 में एक अकाल पड़ा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो 1770 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार में भीषण अकाल पड़ा। जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। और बिहार में कौन सा जिला इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? तो बिहार में पटना, दरभंगा तथा भागलपुर का जो क्षेत्र है, चलिए इसको मैं लिख ही देता हूँ। बिहार में पटना, दरभंगा तथा भागलपुर क्षेत्र अधिक प्रभावित था।
अधिक प्रभावित था। और बिहार में पटना, दरभंगा तथा भागलपुर क्षेत्र अधिक प्रभावित था और इस अकाल प्रभावित किसानों का पता लगाने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। तो चलिए इस पॉइंट को हम लिख देते हैं। बिहार में अकाल परिषद का अकाल परिषद ने अकाल प्रभावित किसानों का पता लगाने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। एक परिषद का गठन किया गया और उस परिषद को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? उस परिषद को हम लगान परिषद, या उसी को हम पटना परिषद, या उसी को हम बिहार परिषद के नाम से जानते हैं। बिहार परिषद के नाम से जानते हैं। और इसका जो गठन कब हुआ, तो चलिए उस पॉइंट को मैं आपको लिखा देता हूं। इसका जो गठन हुआ था 1770 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष जो थे, इसके अध्यक्ष अलेक्जेंडर को बनाया गया। अध्यक्ष अलेक्जेंडर को बनाया गया। और इसके जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? तो एक नाम था रॉबर्ट पाल्क और एक और व्यक्ति था जिसका नाम था बेंसी टार्ट और एक का नाम था रॉबर्ट पाल्क। ये इनके सदस्य थे। तो चलिए एक आपको मैं यहाँ पे नोट पॉइंट ऐड करवाता हूँ। तो 1770 में इसका गठन किया गया। ये जो लगान परिषद बोलो, पटना परिषद बोलो या बिहार परिषद बोलो, इसका गठन 1770 में किया गया। और 1781 में क्या हुआ कि पटना परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो 1781 में पटना परिषद को समाप्त कर दिया गया। और जब 1781 में पटना परिषद को समाप्त किया गया तो 1783 में फिर से एक भीषण अकाल पड़ा जिसमें सबसे ज्यादा बिहार प्रभावित हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि अनाज भंडारण के लिए एक गोदाम बनाने का निर्णय लिया गया। और जो अभी हम लोग गोलघर को जानते हैं उसी का परिणाम वो गोलघर है। तो चलिए इस पॉइंट को ऐड करते हैं कि 1783 ईस्वी में पुनः एक भीषण अकाल पड़ा। और सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ बिहार, जिसमें बिहार सबसे अधिक प्रभावित हुआ। अतः अनाज भंडारण के लिए एक गोदाम बनाने का निर्णय लिया गया। और ये जो आज का हम लोग गोलघर जानते हैं वो यही अनाज रखने के लिए गोलघर को बनाया गया था, जिसका परिणाम है गोलघर।
सो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो जरूर समझ आई होगी, जिसमें मैंने आपको अभी लेके चल रहा हूँ जो पटना फैक्ट्री संचालक मंडल के बारे में बताया, और उससे पहले मैंने आपको बक्सर के युद्ध के बारे में बताया। फिर जो एक परिषद का गठन किया गया, लगान परिषद बोलो, पटना परिषद बोलो और बिहार परिषद बोलो, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये भी बताया कि 1781 में इस पटना परिषद को बंद कर दिया गया और 1783 में फिर से एक भीषण अकाल पड़ा, जिसमें बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और अनाज भंडारण के लिए गोलघर को बनाया गया। तो आगे के वीडियो में मैं आपको गोलघर के बारे में बताऊंगा और उसके बाद कुछ नोट पॉइंट ऐड करवा दूंगा, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, बिहार में अंग्रेजों के प्रभुत्व का विस्तार। सो आशा करता हूँ गाइज कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।